नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश कर रहा है बापू को नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा के दूसरे परिसर की आधारशिला समेत अन्य परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, डबल इंजन की सरकार ने राज्य के विकास को दी नई और तेज गति। और सीधे आपको ले चलते हैं बीजेपी की प्रेस वार्ता में। याद करिए, मध्य प्रदेश में हमने ऐसी योजनाएं लागू की थी कि बच्चियों का, कन्याओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। कर्नाटक में हमारी पहली सरकार थी 2008 में, जिसने कि किसानों को 1 साल के लिए यानी प्रथम वर्ष के लिए बिना ब्याज के ऋण देने का प्रयास किया था और उसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया था। केंद्र सरकार की उपलब्धियां अलग हैं, परंतु आज कांग्रेस पार्टी, जो कि देश की मुख्य विपक्षी दल है, वो जिन राज्यों में सरकार में है वो कैसा मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी वानगी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। कर्नाटक भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है और जिसमें अपरिमित क्षमता है, पर दुर्भाग्य से पिछली बार कांग्रेस के हाथ में शासन आया। और अभी जो समाचार आया है कि कर्नाटक की वाइन मर्चेंट एसोसिएशन ने, यानी शराब के व्यापारियों की एसोसिएशन ने 6000 करोड़ रुपए का शराब घोटाले का आरोप कांग्रेस की सरकार पर लगाया है। यह भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के द्वारा लगाया गया आरोप नहीं है, यह उस भ्रष्टाचार के भुक्तभोगियों के द्वारा लगाया गया आरोप है। कर्नाटका वाइन मर्चेंट एसोसिएशन, और उन्होंने बाकायदा विस्तार से बताया है कि रेस्टोरेंट से लेके होटल्स तक किस प्रकार से अलॉटमेंट में विधिवत रूप से सरकार के भिन्न भिन्न स्तर पर बैठे हुए मंत्रियों और अन्य लोगों को वो भ्रष्टाचार का पैसा जाता था। यानी दिल्ली का शराब घोटाला तो आप सबको याद ही होगा। अब ये कर्नाटक का शराब घोटाला एक नए स्वरूप में सामने आया है। और शराब की लत बहुत बुरी होती है। शराब के बाद अगर दूसरी लत बुरी होती है तो वो जुए की होती है। तो कर्नाटक में चित्रदुर्ग के कांग्रेस के एमएलए ईडी के द्वारा ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आरोपित हुए हैं और वो पहले भी अरेस्ट रह चुके हैं। अर्थात कर्नाटक कांग्रेस की सरकार, जो पहले भी दलित समाज के लिए स्थापित वाल्मीकि योजना का पैसा उड़ाती हुई, भ्रष्टाचार करती हुई दिख चुकी है, जो मूडा स्कैम में जमीन के घोटाले करते हुए दिख चुकी है, वो अब कर्नाटक में शराब और जुए, इन 2 चीजों में आरोपित होकर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। अच्छा, शराब और जुए के बाद तीसरी लत आती है लड़ाई की। तो उनका मॉडल का तीसरा हिस्सा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ते रहते हैं। यह वैसे कांग्रेस का स्थायी मॉडल है। जैसे हमारी सरकारों का विकास का मॉडल होता था, कांग्रेस का स्थायी मॉडल है कि जहां भी सरकार होगी तो 2 ग्रुप में प्रकट रूप में दिखाई पड़ेगा। कर्नाटक में सिद्धारमैया जी का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है, यह मैं कोई आरोप की बात नहीं कर रहा हूं कि राहुल गांधी जी परमिशन नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं कर पा रहा हूं। और डीके शिव कुमार जी जो डिप्टी सीएम हैं, उनका ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि न्याय होना चाहिए। अर्थात
एक कमिटमेंट था कि सीट चेंज होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल जी बनाम के.एस. सिंहदेव, तो राजस्थान में अशोक गहलोत जी बनाम सचिन पायलट, तो हिमाचल में सुक्खू साहब बनाम विक्रमादित्य जी। तो यह कांग्रेस का स्थायी मॉडल है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि कर्नाटक की जनता ने जो बड़ा जनादेश कांग्रेस को दिया था, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा और छल कांग्रेस ने किया है। शराब, जुआ और लड़ाई, ये तीन चीजें देखने को मिल रही हैं और इसमें कांग्रेस इस कदर मदहोश है कि उसे विकास और कर्नाटक की जनता के हित का होश नहीं रहा है। उन्हें समझाने पर भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तो उनके लिए एक पंक्ति ध्यान आती है कि कांग्रेस मानो यह कह रही हो कि मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूं और बोतल में मैं में नशा। यहां पे मैं का मतलब शराब होता है ना, बोतल में मैं में नशा और मैं नशे में हूं। तो वो मोदी विरोध के नशे में इस कदर धुत हैं कि अब जहां जहां सत्ता में हैं वहां पर वो समाज कल्याण, जन विकास का कोई कार्य न करते हुए सिर्फ भ्रष्टाचार में आकंठ डूबकर और अपनी स्वार्थ सिद्धि में और समाज को तोड़ने बांटने में लगे हुए हैं। दूसरा विषय जो हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं, अभी हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक कड़ा निर्देश दिया कि सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा पर, जिसमें तकरीबन 9 जिले पश्चिम बंगाल के आते हैं, वहां फेंसिंग के काम के लिए जो भूमि आवंटन की प्रक्रिया थी वो तत्काल करके 31 मार्च 2026 तक सूचित की जाए। यह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, परंतु यह एक बहुत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और विचलित करने वाला प्रश्न उठाता है। यह साफ दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में देश की सीमाओं पर सुरक्षा की कीमत पर घुसपैठियों के वोट के लालच में, सिर्फ क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ में राष्ट्र की सुरक्षा का सौदा किया जा रहा था। उच्च न्यायालय का निर्णय एक प्रकार से उनकी नीतियों पर करारा प्रहार है, जिसे अगर मैं एक पंक्ति में कहूं तो इस निर्णय के बाद वो नकाब उठ गया है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार घुसपैठिया परस्त है और उसके शासनकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा संकटग्रस्त है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को संकटग्रस्त करने वाली इस सरकार को, इस घुसपैठिया परस्त सरकार को पश्चिम बंगाल की जनता आगामी चुनावों में तृणमूल से उद्ध्वस्त कर देगी और भारतीय जनता पार्टी को निर्णायक, प्रभावी और प्रचंड जनादेश देगी, ताकि राष्ट्र की सुरक्षा और पश्चिम बंगाल के जन जन के विकास और कानून व्यवस्था तीनों को सुनिश्चित किया जा सके। धन्यवाद। लोगों को प्रश्न तो साधारण आमंत्रित है। अफगानिस्तान एक बड़ा हिस्सा था भारत का इस समय पे, वो लोधी और दलमोदी भारतीय। सीधा प्रसारण देख रहे थे बीजेपी की प्रेस वार्ता का, जहां पर सुधांशु त्रिवेदी ने साफ तौर पर कर्नाटक की सरकार पर कई सवाल उठाए हैं, सट्टे को लेकर और वाइन मर्चेंट्स की कंप्लेन को लेकर, जिसमें उन्होंने 6000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए हैं। तो बड़े सवाल उन्होंने उठाए हैं कि किस तरह से कांग्रेस वहां पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की सरकार पर भी उन्होंने कहा है कि वो सरकार जो है घुसपैठ को जो है समर्थन देती है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि किस तरह से जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो खतरे में पड़ती जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो अब इस चीज़ को समझ रहे हैं और वो
करारा जवाब देंगे। तो बीजेपी ने साफ तौर पर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि कांग्रेस जो है लगातार कांग्रेस की ये नीति रही है कि दो गुटों को लड़ाओ और उसमें अपना फ़ायदा ढूंढो। और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार पर भी कई तीखे सवाल बीजेपी ने खड़े किए हैं। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के डिब्रूगढ़ में दूसरे विधानसभा परिसर समेत 1715 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुक्रवार को लोकार्पण किया। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्य मंत्रिमंडल के कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने डिब्रूगढ़ को दूसरे प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के सरकार के प्रयासों के तहत 284 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले दूसरे विधानसभा परिसर और विधायक हॉस्टल की भी आधारशिला रखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार में केवल घोषणाएं ही होती थी। उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार ने असम के विकास को नई और तेज गति प्रदान की है। असम के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। टिंग टिंग अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी, कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर जब कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के सुरक्षा बलों के पूना मार गेम यानी पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश पुलिस के संयुक्त प्रयासों से 8 लाख के इनामी 4 माओवादी कैडर्स ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें गोलापल्ली LOS कमांडर और 2 महिला माओवादी शामिल हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पास SLR और इंसास जैसे घातक हथियार बरामद हुए हैं। इस बीच बस्तर IGP सुंदरराज ने इसे माओवादी विचारधारा के प्रति मोहभंग और शासन की विकास नीतियों की जीत बताया है। 30 जनवरी को जिला सुकमा में गोलापल्ली इलोस क्षेत्र का 4 माओवादी कैडर है, जिसमें गोलापल्ली इलोस कमांडर सोडी जोग हैं, जिन्होंने SLR राइफल के साथ, और गोलापल्ली इलोस के सदस्य मरकम गंगा, जिन्होंने इंसास राइफल, एवं LOS सदस्य सोडी राजे, जिन्होंने 303 राइफल, और LOS मेंबर माडवी बुद्री, इन्होंने 315 बोर राइफल के साथ कुल 4 माओवादी कैडर 4 हथियार के साथ समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से आज पुनर्वास किया है। वर्ष 2024 एवं 25 में काफ़ी सकारात्मक और निर्णायक रहा। बस्तर संभाग के अंतर्गत पुलिस एवं अन्य जितना भी सुरक्षा बल जो इधर डिप्लॉयड और कार्य कर रहा है, इस अवधि में लगभग 2400 से अधिक माओवादी कैडर ने हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई है और उनका पुनर्वास की जा रही है।
तो बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में। और रायपुर से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमेश, 8 लाख के 4 माओवादी कैडर, कितनी बड़ी सफलता इस संयुक्त अभियान की कही जा सकती है? और ये जो पूना मार्गेम अभियान है, ये क्या है, इसके बारे में समझना चाहेंगे, इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? जी रमा, मैं जरूर बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। जिसके बाद आपने देखा होगा कि बस्तर के क्षेत्र में बड़ी संख्या में जो माओवादी थे, जो नक्सली हुआ करते थे, वो सरेंडर कर रहे हैं या सुरक्षा बलों के इनकाउंटर पे मारे जा रहे हैं। मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा, 1 जनवरी 2021 से लेकर जो 2026 तक जो सुरक्षा बलों को जो सफलता मिली है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 500 से ज्यादा नक्सलियों का इनकाउंटर किया है और करीबन 3000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किए हैं और 3000 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। और आज जिस तरह से सुकमा जिले में 4 जो माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है सुरक्षा बलों के सामने, जिनके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था, तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो बस्तर का जो क्षेत्र था, पिछले कई दशक से जो नक्सलवाद जो फैला हुआ था इलाके में, जो माओवादियों की दहशत थी उस इलाके में, जिस तरह से माओवादी नहीं चाहते थे कि बस्तर में विकास हो, माओवादी कभी नहीं चाहते थे कि बस्तर विकास के क्षेत्र से बड़े, माओवादी कभी नहीं चाहते थे कि बस्तर में सड़क पुल पुलियों का निर्माण हो। और आज जिस तरह से आपने देखा होगा 4 जो माओवादी थे जिनके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था, वो सुरक्षा बलों के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पुनर्वास नीति चला रही है। पुनर्वास नीति के तहत जो आत्मसमर्पण नक्सली हैं, जो शासन की योजना है उसके तहत उन्हें लाभ मिलता है, नौकरियां दी जाती है, शिक्षा दी जाती है और उन्हें आर्थिक रूप से मदद की जाती है। तो आपने देखा होगा जिस तरह से पिछले 2 सालों में जो बस्तर का क्षेत्र था, बस्तर के इलाके में जिस तरह से माओवादियों की दहशत फैली हुई थी, माओवादियों का जो खौफ फैला हुआ था, वो लगातार कम हो रही है और करीबन 50 से 60 दिन का समय बचा है। जिस तरह से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करना है, तो जिस तरह से बड़ी संख्या में माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं और इनकाउंटर पे मारे जा रहे हैं। मैं सुकमा का जिक्र कर रहा हूं। सुकमा का जो पुवर्ती गांव था, जो बरसों से नक्सलियों के चपेट में था, हिडमा जो मोस्ट वांटेड नक्सली हुआ करता था, जो कुछ दिन पहले इनकाउंटर पे मार गिराया था, 1 करोड़ रुपए का उसके ऊपर इनाम शामिल था। तो आज उसी क्षेत्र में, सुकमा के क्षेत्र में 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, इनके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था। बस्तर आईजी सुंदर राज ने भी कहा है कि बस्तर जिस तरह से विकास की राह पर बढ़ चला है, बस्तर में लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्कीम का लाभ ले रहे हैं। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि बस्तर छत्तीसगढ़ और भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा। तो आपने देखा कि बड़ी संख्या में जो माओवादी हैं, नक्सली हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जी रमा। बिल्कुल सोमेश, यही आपसे समझना चाहेंगे, पहले की अगर स्थिति देखते हैं 2014 की, तो 30 से ज़्यादा ज़िले थे जो नक्सल प्रभावित थे, और अब जिस इलाके में ये पुनर्वास काम हो रहा है, जहां पर विकास की बयार बह रही है, वहां पर केंद्र सरकार का कितना बड़ा फोकस रहा है अपने आप में, जिससे कि वहां पर जो नक्सली थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, जो युवा थे, उन्हें बरगलाया जाता था, कितना बड़ा ये विश्वास है सरकार की कार्यप्रणाली में, शासन में, वापसी में, जो इतनी बड़ी संख्या में नक्सली जो हैं आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा में वापस आ रहे हैं, अपने आप में कितनी बड़ी सफलता सरकार की नीतियों की इसे कहा जा सकता है? बस्तर संभाग के 7 जिले हैं, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, सुकमा, ये वो इलाके थे जो पिछले 4 दशक से नक्सल समस्या से जूझ रहे थे। लेकिन अब इलाकों में जो नक्सलियों की दहशत थी, नक्सलियों की जो समस्या थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। जिस तरह से डेडलाइन तय है केंद्र सरकार के 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाएगा। तो बड़ी संख्या में जो माओवादी हैं आत्मसमर्पण कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले यानी 26 जनवरी को एक सुखद तस्वीर सुकमा जिले से देखने को मिली थी, जहां पर आजादी के बाद पहली बार ध्वजारोहण किया गया था। पुनर्वास केंद्र में 400 से ज्यादा जो माओवादी थे, उन्होंने ध्वजारोहण किया था, राष्ट्रगान किया था। और जिस तरह से आपने देखा होगा बस्तर जो क्षेत्र जो पिछले 4 दशक से नक्सल समस्या से जूझ रहा था, लगातार उस इलाके में दहशत फैला हुआ था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और जिस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने कहा है पुनर्वास नीति का लाभ लें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि जो नक्सली हैं आत्मसमर्पण करें, नहीं तो गोली खाने का तैयार रहे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जिस तरह से स्कीम
स्कीम है और इस तरह से स्कीम के तहत सुरक्षा बलों को यहाँ पर मदद दी जा रही है, जो उनके स्कूल जो बच्चे हैं उनको स्कूल की शिक्षा दी जा रही है और लगातार इस सड़क पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है। और जिस तरह से मोदी कभी नहीं चाहते थे कि बस्तर के क्षेत्र में कभी पुल पुलिया बने, स्कूल खुले और इसका विकास हो। जो बीजापुर का क्षेत्र था, पिछले जिस दशक में नक्सलियों की दहशत हुआ करती थी, जो नक्सलियों की दहशत की वजह से स्कूल बंद हुआ करते थे, आज स्कूल खुल रहे हैं, स्कूलों में घंटी बज रही है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बस्तर जो पिछले 4 दशक से जो नक्सल समस्या से जूझ रहा था, अब बस्तर नक्सल समस्या से नहीं, बारूद के गन से नहीं, बस्तर में विकास के बयार बह रही है। बस्तर में जिस तरह से विकास हो रहा है, बस्तर में खेल कूद हो रहे हैं, बस्तर में पंडुम हो रहे हैं। तो लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिस तरह से सोचा है कि बस्तर पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगा। जी बिल्कुल सोमेश, आपने बिल्कुल सही कहा है। जहां पर पहले बंदूकों की गोली गूंजती थी, वहां पर अब जो है बस्तर ओलंपिक आयोजित किया जा रहा है, विकास के मेले आयोजित किए जा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जहां पर दहशत होती थी, वहां पर अब जो युवा हैं वो सुनहरे भविष्य के सपने बुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया सोमेश तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज देश उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद कर रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेताओं ने बापू के सिद्धांतों, सत्य, अहिंसा और शांति के सिद्धांत को अपनाने पर बल दिया और देशवासियों से उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। महात्मा गांधी का जीवन और उनके विचार आज भी पूरे विश्व को मानवता, एकता और नैतिकता का मार्ग दिखाते हैं। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करते हुए कहा कि पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सरकार के संकल्प का भी आधार स्तंभ है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर आज काफी संख्या में एनसीसी कैडेट्स भी पहुंचे। कितना जानते हैं वो महात्मा गांधी के बारे में, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। यहाँ पर काफ़ी संख्या में एनसीसी कैडेट भी मौजूद रहे। बात करते हैं, क्या जानते हैं बापू के बारे में आप लोग? महात्मा गांधी जी हमारे फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता थे। उन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने कैसे स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है, कैसे ब्रिटिशर्स को
बॉयकॉट करना है और कैसे इस देश को एक अच्छी राह की ओर में आगे बढ़ाना है। गांधी जी का इंडिया में जो आज़ादी दिलाने के कार्य थे वो शायद पहले ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे बिना वॉयलेंस के इतनी कॉलोनियल पावर को मजबूर किया गया कि वो अपने फैसले वापस ले और पब्लिक की विल उन पे इम्पोज की गई। ही वॉज द मैन हु यूनाइटेड आवर एंटायर नेशन। लाइक उनके बिना ये नहीं हो पाता। उन्होंने हमें सिखाया कि जो न्याय है वो सबका हक है और बिना लड़े बिना हथियार उठाए भी हम कुछ कर सकते हैं। बापू हमारे राष्ट्रपिता थे, उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में एक अपना अहम रोल निभाया। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 की उनका निधन हो गया था। जब महात्मा गांधी 1915 से पहले दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने अश्वेतों के साथ मिलकर जो श्वेतों द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे वहाँ पे उन्होंने बहुत प्रदर्शन किए। लेकिन 1915 के जब वो भारत के अंदर लौटे तो भारत के अंदर जो भारत के लोगों की जो स्थिति थी तो उसके खिलाफ उन्होंने बहुत से लोगों से मिलकर उनकी स्थिति के बारे में जान के उन्होंने बहुत से आंदोलन करने शून्य अवज्ञा आंदोलन करवाया था। दांडी मार्च करवाई थी 1930 के अंदर, उसे शून्य अवज्ञा आंदोलन रोला जाता है। रोलट एक्ट था जो पारित हुआ था जिसमें किसी को ऐसा बताया जाता है कि बिना संदेह के तौर पे उनको जेल के अंदर कर दिया गया था। तो उनके सबके साथ लेकर चलने वाले महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलवाने में बहुत ही एक महत्वपूर्ण अपना जैसे रोल कह सकते हैं उन्होंने रोल अदा किया है। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल, ऐ साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये एनसीसी कैडेट भी बापू के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। 30 जनवरी 1948 वो दिन जब महात्मा गांधी हमसे विदा हो गए। उनका जीवन, उनकी सोच और उनके आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं। आज पूरा देश शहीद दिवस पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या और मानवता के अनुपम प्रतिमूर्ति महात्मा गांधी भारत की अमूल्य धरोहर हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय सनातनता और पारिवारिक संस्कारों से सुसज्जित व्यक्ति थे, जिसके बल पर उन्होंने जीवन के तमाम उतार चढ़ावों को झेला। महात्मा गांधी ने अपनी शिक्षा स्थानीय और विदेश दोनों जगहों से प्राप्त की, जिससे वे देश की संस्कृति से तो जुड़े ही दुनिया के रंग ढंग से भी परिचित हो पाए। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान वे रंग भेद से परिचित हुए तो स्वदेश वापसी के बाद देश में पहले गरीबी, बदहाली, शोषण को समझ पाए और धीरे धीरे आंदोलन के नेतृत्व का सिलसिला शुरू किया, जो आजादी मिलने तक अनवरत जारी रहा। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉयल एक्ट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून उल्लंघन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और तमाम सामाजिक सुधार आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया। भारतीयता की पहचान महात्मा गांधी अपनी तमाम उपलब्धियां अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर ही हासिल करना चाहते थे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कुरीति को वे सदैव नकारते रहे। भारत को भारतीय संस्कृति, सत्यता और संस्कारों से जुड़ी व्यवस्था से सराबोर देखना उनका सपना था, जहां शासन प्रशासन में भी भारतीयता की छाप दिखे। महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव के भी प्रबल हिमायती थे, तो किसान, मजदूर और स्त्रियों के विकास के प्रति भी निरंतर प्रयत्नशील रहे और आज भारत ही नहीं सारा विश्व उनके सत्य और अहिंसा के प्रयोग के प्रति सम्मान प्रकट करता है और गांधी जी को अपना मान रहा है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए तमाम प्रयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व और विकास के साथ ही मानवीय आदर्शों की स्थापना हेतु सफल रहे हैं। तभी तो रोमा रोला जैसे दार्शनिक ने कहा कि बापू मानव जाति के लिए नई आशा का सवेरा हैं। वे क्रूरता की शक्ति का मुकाबला करने वाली आत्मशक्ति के प्रतीक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मिड प्राइम में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं।
फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी बेटी रिया तो पायलट बनेगी, है ना? मेरी गुड़िया तो फैशन डिजाइनर ही बनेगी। हाँ? अरे रिया कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में SIR सुनवाई लिस्ट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल अगरहाटी और बयारमारी पंचायत में 5000 से ज्यादा मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया गया, लेकिन सुनवाई की सूची में शामिल मतदाताओं के नाम के आगे नॉट इंडियन सिटीजन लिखा मिला, जिससे इलाके में डर और भ्रम फैल गया। हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग ने ऐसी किसी सूची को जारी करने से इनकार किया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आयोग नागरिकता की जांच नहीं करता और इस मामले में जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सूची BLO द्वारा पंचायत में चिपकाई गई। ISF और बीजेपी ने इसे राज्य सरकार की साजिश बताते हुए माहौल खराब करने का आरोप लगाया। बोला कि हम नहीं बनाया, इसको जांच करना होगा। अभी काम है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को जांच करना होगा, किसने इसको बनाया। जो इसको बना के पब्लिक डोमेन में डाल के यहां पे एक माहौल को खराब करने का ये तो माहौल खराब करने का कोशिश है। ये जो कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को FIR करना होगा। अगर नहीं, बंगाल का जो रूलिंग पार्टी है वो घर घर जाके जिस के नाम पे नोटिस, मतलब ये लिस्ट में आया जिसका नाम, उनको बोल रहा है कि चलो इकट्ठा हो, जाके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। पश्चिम बंगाल में SIR पर घमासान जारी है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने SIR को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। घोष ने कहा कि राज्य सरकार घुसपैठियों को बचाने के लिए SIR पूरा होने में अड़ंगे डाल रही है और कई IAS, IPS अधिकारी और कर्मचारी इसमें TMC की मदद कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का अधिकार है और जैसे चाहे जिस ऑफिसर को चाहे वो काम में लगा सकते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि SIR ठीक ठाक हो, कंप्लीट हो, और वो अभी भी उसमें जो फॉल्स नाम है लाखों की संख्या में वो ना छूटे, तो उसको ऐसे रहने दिया जाए जिसका आधार पर वो जीतेंगे। इसीलिए उनके कर्मचारी, यहाँ जो समस्या बंगाल में हो रहा है, राज्य सरकार की जो कर्मचारी हैं वो सारे BLO से लेकर DM तक सभी लोग ये समस्या में युक्त हैं और ये साजिश TMC कर रही है, ये लोग भी उसी का भाग है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई ताज़ा बर्फबारी के साथ राज्य में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अब पूरे राज्य में ठंडक और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने 30 जनवरी की रात से 2 फरवरी तक पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। बिगड़ते मौसम को देखते हुए शिमला केंद्र ने एहतियात के तौर पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम का सबसे ज्यादा असर 1 फरवरी को दिखेगा, जब कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हमारा वेस्टर्न हिमालय रीजन इसको इफेक्ट करेगा। हालांकि आज 30 तारीख को जो है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर, यहीं पे 1-2 स्थानों में हाई रीचेस में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। फिर 31 तारीख से जो एक्टिविटी है बारिश और बर्फबारी की, वो मिड और हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट में कई क्षेत्रों में होने की संभावना है। और ये जो स्पेल है, देखिए, ये 1 तारीख को पूरे प्रदेश में ही बारिश और जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ बर्फबारी होने की संभावना है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान से बातचीत करने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी नौसैनिक युद्धपोतों की संख्या मिडिल ईस्ट में बढ़कर 6 हो गई है। ट्रंप ने कैनेडी सेंटर में पत्रकारों से कहा, इस समय हमारे बहुत बड़े और बेहद ताकतवर जहाज ईरान की ओर बढ़ रहे हैं और ये अच्छा होगा अगर हमें उनका इस्तेमाल ना करना पड़े।
ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ गई है कि कहीं यह स्थिति सैन्य संघर्ष में न बदल जाए। वहीं ईरान ने भी अपनी सैन्य तैयारी तेज कर दी है। ईरानी सेना को हाल ही में 1000 नए ड्रोन मिले हैं जो संभावित सैन्य टकराव के लिए तैयार किए गए हैं। ये ड्रोन विशेष रूप से लड़ाई, हमले, निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किए गए हैं। ईरान का मानना है कि अमेरिका की शर्तों पर समझौता करने से युद्ध ज्यादा सस्ता नहीं होगा, जिससे ये और अधिक संकट पैदा कर सकता है। उधर यूरोपीय संघ ने ईरान पर बड़ी कार्रवाई की है। ईरान में देशव्यापी प्रदर्शकों पर हुई हिंसक कार्रवाई को लेकर ईरानी अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठनों की सूची में डाल दिया है। साथ ही IRGC के शीर्ष कमांडर समेत 15 अधिकारियों के साथ 6 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अर्धसैनिक बल IRGC को आतंकवादी संगठनों की सूची में डालने से ये संगठन अल-कायदा, हमास और इस्लामिक स्टेट की श्रेणी में आ गया है। ईरान पर अमेरिका के संभावित सैन्य हमले के खतरे के बीच यूरोपीय यूनियन के इस कदम से ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ गया है। इससे पहले यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक काजा कलास ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड को लेकर कहा था कि अगर आप आतंकवादी की तरह काम करते हैं तो आपके साथ आतंकवादी जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। इसके साथ ही अमेरिकी सेना ने USS अब्राहम लिंकन और कई निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोतों को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है, जिनका इस्तेमाल समुद्र से हमले करने के लिए किया जा सकता है। तो किस तरह की स्थिति बनी हुई है, इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम बातचीत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, दूसरी ओर जो उनके बेड़े जो हैं वहां पर तैनात हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनका भी वो जिक्र करते हैं। उसके साथ ही यूरोपीय संघ का ईरान पर जिस तरह से उसके लिए कदम उठाया गया है, किस तरह की स्थिति, आप कैसे इसका आकलन करेंगे? देखिए, स्थिति बहुत आसान नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक समूह ईरान में भेजा गया है और मुझे उम्मीद है कि उस समूह की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो बेड़ों का समूह है, ग्रुप ऑफ जो शिप्स है, इन शिप्स को ईरान के आसपास के सभी समुद्री क्षेत्रों में भेज दिया गया है। अब निश्चित तौर पे यह एक कह सकते हैं कि ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति है। दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि मैं ईरान से बात कर रहा हूँ, ईरान के लोगों से अप्रत्यक्ष तौर से बात हो रही है। कतर भी बोल रहा है कि ईरान से और अमेरिका के बीच में जो बीच में चलुओं का काम कर रहे हैं, ओमान भी कह रहा है। तो निश्चित तौर पे एक कह सकते हैं कि इसमें सिल्वर लाइनिंग है कि शायद बातचीत से कोई मसला निकले। लेकिन दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने भी जो ईरान बल है IRGC पे जो प्रतिबंध लगाया है, आतंकवादी की श्रेणी में रखा है, तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि इसमें अमेरिका और यूरोपीय यूनियन एक ही मत के हैं कि ईरान पे जितना ज्यादा दबाव बनाया जा सके दबाव बनाया जाए। दोनों की एक ही मांग है कि ईरान को पूरी तरह से न्यूक्लियर हथियार से मुक्त होना चाहिए। हालांकि यूरोपीय यूनियन जो है पहले बातचीत के संबंध में संपर्क में रहने की कोशिश कर रहा था बातचीत के लिए। हालांकि यूरोपीय यूनियन का थोड़ी सी शर्तें भी थोड़ी ढीली थी, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो शर्तें लगाई है वो है कि 0 एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, मतलब आप यूरेनियम का एक छटाक भी एनरिचमेंट नहीं कर सकते हैं। आप ऊर्जा के लिए भी, परमाणु ऊर्जा जिस तरीके से बनती है, परमाणु ऊर्जा के लिए भी आप यूरेनियम का संवर्धन नहीं कर सकते हैं। मतलब है कि यूरेनियम प्लांट जो उनका न्यूक्लियर प्लांट है उस पूरे कार्यक्रम पर पूरी तरह बंद करना, यह एक महत्वपूर्ण शर्त है डोनाल्ड ट्रंप की। दूसरी जो महत्वपूर्ण शर्त है कि प्रोटेस्ट पर गोली नहीं चलाना। ये दोनों बहुत ही कठिन शर्तें हैं ईरान के लिए आज की तारीख में, क्योंकि ईरान अभी तक अपने देश की जनता को जो बता रहा था कि हमारा न्यूक्लियर जो राइट है वो है कि हम कम से कम ऊर्जा के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकते हैं, उसके लिए संवर्धन कर सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उससे भी मना कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, चूंकि वहाँ कोई विरोधी दल नहीं है, तो ईरान के जो वहाँ धार्मिक नेता है, वहाँ की जो संस्था है और वहाँ के जो राष्ट्रपति है पेजेस्कियन, उनके सामने भी कोई चारा नहीं है कि किस तरीके से बात करें, किससे बात करें। तो ये दोनों बहुत ही कठिन शर्तें डोनाल्ड ट्रंप ने लादी है। जो बिचौलिए हैं बात कर रहे हैं, देखना होगा कि किस तरीके से किस नतीजे पे पहुंचते हैं, और खास करके तब जब अमेरिका और यूरोप दोनों इस मसले पे एक हो गए हैं तो निश्चित तौर पे ईरान पे दबाव काफी बढ़ गया है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले 1-2 दिनों में ईरान किस तरह का कदम उठाता है, लेकिन जो लग रहा है
कि ईरान पे दबाव और लगातार बढ़ता जाएगा अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका ऐसे ही धीरे धीरे तैयारी करके हमले करता है। आप देख रहे थे कि उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को भी एक मौका दिया था कि आप छोड़ के चले जाइए, हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं गए। उसके बाद उन्होंने वहां से वो एक तरीके से उनको निकाल के अपने देश में ले आए। उसी तरीके से पूरी तैयारी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और अभी उनका पूरा ध्यान जो है वो ईरान पे ही है। अब ईरान को देखना है कि किस तरीके से डायलॉग और डिप्लोमेसी का उपयोग करके अभी डोनाल्ड ट्रंप को मना पाते हैं, उनकी शर्तों के साथ कोई समझौता कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। जी बिल्कुल अखिलेश, ये तो साफ है कि ईरान पर जो कानूनी और आर्थिक दबाव है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति के स्टेटमेंट का अगर आप टोन देखते हैं तो क्या ये एक चेतावनी भरी टोन है, इस तरह से इसे देखा जाए? और ईरान जो इसे एक रणनीतिक गलती बता रहा है, तो इसको देखते हुए, दोनों के रुख को देखते हुए क्या संभावनाएं बन रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ईरान भी एक बहुत ही प्राउड नेशन है। उसको कहा जाता है कि वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है। ईरान जो पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर देशों में शुमार है। तो ऐसे में ईरान के पास भी एक कहने को है कि उनके ड्रोन जो है काफी मजबूत माने जाते हैं, ईरान के ड्रोन जो है। और जो अमेरिका की तरफ से अगर कोई हमला होता है तो निश्चित तौर पे ईरान का जो ये कहना है कि हम पुराने लड़ाई की तरह नहीं इसे लेंगे, काफी गंभीरता से लेंगे और जो उस इलाके में जितने अमेरिकी बेस है उन सारे अमेरिकी बेसों पर हमला करेंगे। मतलब है कि युद्ध छिड़ने की अगर आशंका हुई, युद्ध अगर छिड़ गया अमेरिका के और ईरान के बीच में, तो निश्चित तौर पर यह डैमेज काफी अहम होगा। और इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि मध्य पूर्व के कई देशों को इससे परेशानी हो सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए बगल के इराक में कोई अमेरिकी बेस है, बगल के किसी और देश में कोई अमेरिकी बेस है, उन पर अगर ईरान हमले करता है तो वहां के संप्रभुता का तो हनन होगा ही, वहां के नागरिकों को भी क्षति होगी। तो एक इस रूप में हो सकता है कि अमेरिका वर्सेस पूरा मिडिल ईस्ट के शक्ल ले सकता है। तो इसीलिए ईरान भी बार बार चेतावनी दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप से को कि इस तरह की हिमाकत न करे। हाँ, अब निश्चित तौर पे किसी देश का अंदरूनी मामला क्या है, प्रोटेस्ट वहां हो रहा है, उस प्रोटेस्ट को आप तय करने वाले नहीं होते हैं कि वहां की व्यवस्था कैसी होगी। अब इस पे अमेरिका बार बार बयान दे रहा है, इससे उन प्रोटेस्टरों को भी निश्चित तौर पे एक बल मिल रहा है कि हम अमेरिका हमारे साथ है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में यह बहुत ही अच्छी बात नहीं मानी जाती कि किसी विदेश के अंदरूनी मामलों में कोई दूसरे देश का नेता लगातार बयान दे। तो ये सारी बातें हैं जिस पर कि ईरान को अमेरिका और अमेरिका के जो बीच में जो मध्यस्थता कर रहे हैं उन सारे लोगों को बात करनी है कि अगर इंटरनेशनल ऑर्डर बनाए रखना है तो आपको इस तरह की हरकतों से बाज आनी होगी। और निश्चित तौर पे ईरान से न्यूक्लियर का मामला है, उस पर लगातार बातचीत चल रही है और चलनी चाहिए। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को उनके बिचौलिए मना पाते हैं, जो मध्यस्थता करने वाले लोग हैं वो कैसे मना पाते हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय जो एक नियम कानून है, वो सारे नियम कानून जो है वो निश्चित तौर पे अभी काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति में पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए अखिलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का स्वागत किया है। वैश्विक व्यापार में जारी तनाव और अनिश्चितताओं के बीच आईएमएफ ने इस पहल को एक सकारात्मक विकास करार दिया है। आईएमएफ के आर्थिक सलाहकार और अनुसंधान निदेशक पियरे ओलिवियर गोरिंचास ने कहा कि ये समझौता दर्शाता है कि सरकारें अब वैश्विक बाजार में अपने संबंध विस्तार के लिए व्यवहारिक रास्ते तलाश रही हैं। उन्होंने कहा ऐसे समझौते मौजूदा अस्थिर दौर में नीतिगत स्थिरता लाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर इसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति।
प्रगति महज एक नाम नहीं बल्कि विकास की वो गारंटी है जहां किसी रुके हुए प्रोजेक्ट की समीक्षा के बाद काम फुल स्पीड में आगे बढ़ता है। इसकी बानगी हरियाणा का एक प्रोजेक्ट है जिसकी 2018 में कई राउंड समीक्षा के बाद महज 1 साल में परियोजना जमीन पर उतर गई। साथ ही प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प और लोगों के साथ उनके भावनात्मक जुड़ाव को भी ये दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रगति की वजह से न सिर्फ सालों से अटकी परियोजनाएं धुआंधार तरीके से ग्राउंड पर उतर रही हैं, बल्कि विकास के लिए खींची गई लकीर अब लगातार लंबी होती जा रही है। ऐसी ही एक रुकी हुई परियोजना प्रगति में हुई समीक्षा के बाद महज 1 साल में ही पूरी हो गई। ये प्रोजेक्ट राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में NH 65 अंबाला कैंथल खंड का 4 लेन निर्माण से जुड़ा हुआ है। साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति में परियोजना की समीक्षा की गई। जिस वक्त ये प्रोजेक्ट समीक्षा के लिए राउंड टेबल पर आया तो उस वक्त तक इस परियोजना पर महज 53% ही काम हो पाया था। समीक्षा के बाद परियोजना की रफ्तार टॉप गियर से ऐसे आगे बढ़ी जिसका परिणाम ये हुआ कि साल 2019 में सफल समापन के बाद उद्घाटन हो गया। ये परियोजना कुल 95.360 किलोमीटर लंबी है और इसे 2 चरणों में पूरा किया जाना था। पहला चरण अंबाला से पेहोवा के बीच लगभग 50.860 किलोमीटर तक था, जबकि दूसरा चरण पेहोवा से कैथल तक लगभग 95.360 किलोमीटर था। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे चैलेंजेज आए। अंततः जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, जितने भी ये ट्रैफिक सेफ्टी के कंसर्न्स थे, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के कंसर्न्स थे, सारी चीजें रिजॉल्व हो गई। ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण रहा है हरियाणा के लिए, हरियाणा के विकास के लिए। प्रोजेक्ट ने हरियाणा को नई दिशा दी है ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, हमारे सेफ्टी के क्षेत्र में और लोगों की सुविधा के क्षेत्र में। पूरे एरिया का विकास हुआ है। इस परियोजना के पूरा होने में सबसे बड़ी रुकावट जमीन अधिग्रहण थी, जिसकी वजह से हरियाणा का ये बिग प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ था। इस परियोजना के लिए 653 हेक्टेयर की कुल भूमि की जरूरत थी। लगभग 67 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हरियाणा सरकार के पास लंबित था। पीएम मोदी की अगुवाई में समीक्षा के दौरान जब ये विषय आया तो 2 समीक्षा बैठकों के दौरान मैराथन मंथन हुआ और राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय, निरंतर निगरानी और सक्रिय भागीदारी के जरिए तमाम समस्याओं का निपटारा किया गया। जिस तेजी के साथ समीक्षा का पहिया घूमा, उससे ज्यादा गति के साथ वे परियोजनाएं जमीन पर उतर सकी। कैथल रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। किसी टाइम पे कैथल रोड जाना बड़ा मुसीबत वाली बात होया करती थी, लेकिन अब जो कैथल रोड है हमें पता नहीं लगता कि हम कब कैथल पहुंच गए हैं। जहाँ हमें 6 घंटे सफर करना पड़ा, आज वो हम सफर 3 घंटे में तय कर सकते हैं। आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जो 65 मार्ग अंबाला से कैथल का, उसके बनने के बाद सभी रास्ते में आने वाले गांव की जनता को फायदा हुआ। पहले तो कैथल जाने के लिए 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। अब रोड ऐसा बन गया 152 कि आप सिर्फ यहाँ से निकलो और 1 घंटे में मात्र कैथल पहुँचो। NH 65 के अंबाला कैथल खंड को 4 लेन का बनाने से पूरे क्षेत्र में यात्रा दक्षता, सड़क सुरक्षा और माल ढुलाई में बेहतरीन सुधार हुआ। भीड़ कम करके यात्रा की गति बढ़ाकर और सड़क परिवहन की विश्वसनीयता में सुधार कर इस परियोजना ने बाजारों, रोजगार केंद्रों और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को मजबूत किया, जिससे हरियाणा के इस हिस्से में सतत सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब खबर खेल जगत से। खेल की बात करें तो साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल
मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहले सेमीफाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्क्राज का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से हो रहा है। ये दूसरी बार है जब ये दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन में आमने सामने हैं। इससे पहले साल 2024 में इन दोनों के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला देखने को मिला था, जहां ज्वेरेव ने जीत हासिल की थी। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब की तलाश में जुटे सर्बिया के नोवाक जोकोविच इटली के यानिक सिनर के सामने होंगे। जोकोविच 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। हालांकि जोकोविच को क्वार्टर फाइनल में वॉकओवर मिला था, जहां वे 2 सेट से पीछे चल रहे थे। वैसे जोकोविच और सिनर अब तक 11 बार एक दूसरे से भिड़ चुके हैं, जहां बढ़त यानिक सिनर के पास है। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।